नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत और ये देश का हाट है। इस वक्त हम नोएडा हाट में मौजूद हैं, एक बड़े लेवल की तैयारी के साथ। लेकिन क्या वो बजट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो उस लेवल को, उस पैमाने को छू पाया है? ये सारे दिग्गज इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आप उस प्रतिक्रिया को सुनिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसके बाद इन खास मेहमानों से होगा रिएक्शन। यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, हाँ ठीक है। यह और आपको बता दूं, हीरानंदानी ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, सबसे पहले 10 में से कितने अंक देंगे इस बजट को और कैसा लगा आपको ये बजट? मेरे अंदाज से 10 में से मैं 8 देना चाहता हूं और समझता हूं कि ओवरऑल जो नेगेटिविज्म कोविड का था वो ये सरकार ने ओवरकम कर दिया है। जैसे उन्होंने ये कलेक्शन जीएसटी का 1,41,000 करोड़ रुपया कलेक्शन हो गया है, मीन्स मार्केट की ओवरऑल टर्न अराउंड हो जाएगी। तो लेकिन मेन मुख्य क्या है कि एक एक सेगमेंट को जो लाभ है, हम समझते थे कि रियल एस्टेट सेगमेंट में और भी कुछ लाभ मिलना चाहिए। जैसे हम ब्याज है जो 10 साल के पहले ही जो इंटरेस्ट डिडक्शन 2 लाख पर था, हम समझते थे कुछ और फायदा हो जाएगा। लेकिन और जो दूसरी बात है तो CLSS स्कीम जो रियल एस्टेट पे है वो 80 लाख और लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और 48,000 करोड़ रुपया उसके लिए उन्होंने अलग रखा है। तो मेरे अंदाज से ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर उन्होंने जो ऐलान किया है वो बहुत बड़ी बात है और घर के क्षेत्र में काफी उन्नति प्रगति हो सकती है। जी ओके सर, आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिविटी को खत्म किया है जो कोरोना की वजह से ये तीसरी फेज में भी देखने को मिल रही थी। संजय अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैरामाउंट केबल के चेयरमैन हैं। संजय जी, 10 में से कितने नंबर देंगे आप और ये बजट आपको पसंद आया या वैसा ही था जैसा उम्मीद की जा रही थी या उम्मीद से बेहतर या उम्मीद से कम? सर मैं बिल्कुल हीरानंदानी जी की लीड को फॉलो करूंगा, बिल्कुल 10 में से 8 नंबर मैं भी दूंगा। बहुत एक जो है सुलझा हुआ बजट में कहूँगा। सबसे बड़ी बात जो वो है कि हम लोग जो स्कीम जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अहमियत देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना हम लोग खर्च इस साल 7.5 लाख करोड़ करने वाले हैं वो तो कुल मिला के करीबन 10.9 लाख करोड़ से करीब हो जाएगा। मैं आवाज दुरुस्त करवाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आपकी आवाज जो है बीच बीच में कट कर आ रही है, तो समझ में
ठीक से आ नहीं पा रहा है। मैं ठीक करती हूँ आवाज और दोबारा आपके पास रुक करती हूँ। और इस बीच ये भी बता दूं दर्शकों को कि यहाँ आप स्टेज पर देखिए, हर सेक्टर के, हर फ्रेटर्निटी के इस वक्त एक शख्स को आप यहाँ पर देख लेंगे। कुमारदीप यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। शुरुआत आपसे कर लेती हूँ, बजट को आप अगर मैं कहूँ 2 लाइन में समझाएं तो क्या कहेंगे? देखिए, बजट को 2 लाइन में समझाने के लिए इसके भाग 2 को पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो रियायतें मिली है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, उसका क्या असर पड़ेगा भारत के निर्यात पर, उससे कितनी रोजगार की, आप कह रहे हैं थोड़ा वक्त आपको चाहिए, कितनी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, जो मुझे दिख रही हैं, क्योंकि एसईजेड पॉलिसी में भी बदलाव आए हैं। रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी अगर भाग 2 को ठीक से पढ़ा जाए तो। ठीक है, विक्रम जी राजनीतिक विश्लेषक है, आप कैसे देख रहे हैं बजट? देखिए, जो बहुत कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो बजट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, मगर मध्यम आय वर्ग के लोगों को और नौकरी पेशा लोगों को जो हर बार एक छूट का टैक्स स्लैब में इंतजार रहता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की रियायत नहीं मिली है। ये बहुत ही आवश्यक है, उन लोगों को भी एक रियायत मिलनी चाहिए। आपने कहा टैक्स को लेकर निराशा हुई है, सर आप? डिजिटली देखा जाए तो इस बजट के अंदर बहुत सी चीज़ों को प्रोत्साहित किया गया है, तो आगे जाके देखना पड़ेगा डिटेल में इसका किस तरह से आता है, पर ओवरऑल डिजिटल का तो बोलबाला था, बोलबाला है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। हीरानंदानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यामिनी, कोई सवाल आप उनसे पूछना चाहें? जी नहीं, पर मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगी कि इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है और कितने प्रोग्रेसिवली देखती है। निरंजन जी बताइए कि इंडस्ट्री इसे कैसे देख रही है, इस बजट को? है एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पीएलआई की काफी राहत दी है, वहां जो सेक्टर्स के ऊपर जोर दिया है, मेरे अंदाज से वो सेक्टर्स काफी बढ़ने वाली है और रोजगारी भी यहां बढ़ सकती है। सेकेंड, जो हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, अभी डिजिटलाइजेशन जो कंप्लीट हुआ है, जैसे पेमेंट की बात है, जैसे डिजिटल फॉर्मेट है, ई कॉमर्स है, मेरे अंदाज से इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया हुआ है कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आप इस साल में जरूर देखेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने वाला है और वो बहुत काम आ सकती है। ग्रामीण विभाग में नरेगा को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन अर्बन एरिया में मैं समझता हूँ जहाँ बेरोजगारी, एक आम आदमी, हाँ, एक आम आदमी जो इस वक्त बजट को देख रहा है निरंजन जी, वो ये कहेगा कि मैं तो घर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मुझे किस तरीके की रियायत मिली है? क्योंकि उसके लिए अगर सबसे बड़ी चीज होती है तो वो इनकम टैक्स में रियायत होती है, स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। उस क्लास के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो उस क्लास के लिए डायरेक्टली तो बेनिफिट कोई दिया नहीं है, और ओवरऑल जो दिया है वो है कि राहत अपने को दिया हुआ है कि बिजनेस ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी, तो लोगों को जिसके पास आज नौकरी नहीं है कल नौकरी मिल जाएगी और डेवलपमेंट हो जाएगी। आज देखिए आईटी सेक्टर में इस साल में 4 लाख लोगों को एडिशनल नौकरी मिली है 1 साल के अंदर, और ये भी कोविड के समय में। तो मेरे अंदाज से जो हम टैक्स बेनिफिट, मैं भी चाहता था कि मिडिल इनकम को टैक्स की कुछ राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिला है। लेकिन वो कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं कि नौकरियां बढ़े। जो क्षेत्र में तकलीफें थी, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, रेस्टोरेंट्स है, और उस क्षेत्र में नौकरियों का सृजन जितना होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना हिंदुस्तानियों को फायदा होगा, ये आपके कहने का तात्पर्य है। निरंजन हीरानंदानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। किसानों के लिए बजट में क्या है, एक झलक जरा यहाँ पर हमारे साथ पवन खटाना जी मौजूद हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। किसानों को क्या मिला? हमें तो कुछ मिला नहीं जी इसमें। हम तो ये सोच रहे थे कि वो जो जीएसटी ट्रैक्टर के टायर पे लगती है वो खत्म कर दी जाएगी। जो हम डीजल फूकते हैं, मर्सिडीज गाड़ी वाला भी वो डीजल फूकता है उसी रेट में हम खेत में सिंचाई करते हैं उसी डीजल से। हमारे लिए कोई छूट होगी? हम सोच रहे थे कि जो गन्ने का पेमेंट है उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। 340 करोड़ सिर्फ लखीमपुर खीरी की 3 चीनी मिलों का पिछले साल का बकाया है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने सब कुछ कर दिया। आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिला है, ऐसे थोड़ा ही होगा। साफ तौर पर किसान नेता यहाँ कह रहे हैं कि हमें किसी तरह की कोई राहत नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो डायरेक्ट एमएसपी जो है खाते में डालेंगे, हम तो एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी करेंगे। और बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। हम लौट रहे हैं, मिडिल क्लास को क्या मिला? सिर्फ धन्यवाद। इस वक्त
एबीपी न्यूज के इस देश के हार्ट में मौजूद हैं। मेरे बाकी सारे सहयोगी भी इसी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त संजय अग्रवाल साहब जो कि पैरामाउंट केबल के चेयरमैन है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, पहले आपसे ठीक से रिएक्शन इसलिए नहीं ले पाई थी क्योंकि आवाज दुरुस्त नहीं थी, लेकिन क्या ये बजट दुरुस्त है? इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? और दो बिंदुओं पर जरूर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। पहला तो ये कि 5G इसी साल आ जाएगा, और दूसरा ये कि क्रिप्टो करेंसी जिसको पहले हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे उस पर 30% टैक्स लेना, इसके क्या माने? देखिए, पहला आपके 3 सवाल है। पहला सवाल तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक इस बजट का सवाल है, मैं इसको एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत पॉजिटिव बजट कहूँगा। काफ़ी एक हम लोग ऑप्टिमिस्टिक जो है मोड में थे कल के सर्वे के बाद, और वो इकोनॉमिक सर्वे के आने के बाद, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, हमारा फिस्कल डेफिसिट करीबन आधा रह गया है जितना हम लोगों ने प्रोजेक्शन में पिछले साल देखा था। अगर आधा रह गया है, करीबन 7 लाख करोड़ रुपए हम लोगों को डेफिसिट में कमी आई है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इसके हिसाब से अच्छी बात ये देखी कि उतने ही 7.5 लाख करोड़ हमने इस साल, हम कह रहे हैं कि हम लोग केपेक्स में खर्च करेंगे, भारत सरकार केपेक्स में खर्च करेगी। इसकी शायद हम उम्मीद ये कर सकते थे कि 7.5 की बजाय 15 लाख करोड़ होता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम पैसा खर्च करते हैं उसका 2.5 गुना 2.5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पर, और इस चीज को हम लोग जितना महत्व दें उतना कम है इस चीज में ओवरऑल। लेकिन जो डायरेक्शन है बजट की, जैसे बोला गया, गति शक्ति स्कीम जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की थी, उस गति शक्ति को जितना स्पेस दिया गया है, जितनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि हम लोग किस तरह मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलप करें, किस तरह रेलवे, पोर्ट्स, रोडवेज, सब कुछ को हम लोग डेवलप करें और एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाए, क्योंकि हमारे देश की जो एक जिसको हमारी हम बोलेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट करीबन 14% है, और अगर उसके सामने अगर आप देखें तो चाइना की करीबन 8% है और वेस्टर्न कंट्रीज की 7% है। तो तभी घटेगी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करेंगे और अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कराएंगे। उसके लिए आपको जो पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ा एक फायदा ये होगा कि आप बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्योंकि इन सब कंस्ट्रक्शन के कामों में बहुत लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो ये हर तरफ से फायदेमंद है, और इस एक फोकस को मैं बिल्कुल बहुत वेलकम करता हूँ। दूसरा जो एमएसएमई की तरफ फोकस है, ECLGS स्कीम को करीबन जो है 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है, मार्च 23 के लिए। CGN TSC स्कीम जो है, जिससे 2 लाख करोड़ रुपए हमें उम्मीद है कि एमएसएमई को मिलेंगे, क्योंकि जो पिछला जो CGN TSC सर, आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत सारे की अभी जरूरत है, थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। संजय अग्रवाल ये थे पैरामाउंट केबल के चेयरमैन। अभी सारे खास मेहमान आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, यहाँ पर जो एक आम गृहिणी है उसके लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या वाकई उतने रास्ते खोल दिए गए हैं, दरवाजे खोल दिए गए हैं? अब इस पर चर्चा लौट रहे हैं हम जल्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।